all of you, and let's start. And starting with section 16 of the Limitation Act 1963. See, first heading, what's given on that? That's effect of death on or before the accrual of right to sue. This, the point is very much clear. एक डेथ हो रही है, ठीक है ना? किसकी डेथ हो रही है? दो पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट। तो डेथ किसकी हो रही है? तो प्लेंटिफ की हो रही होगी या फिर डिफेंडेंट की हो रही होगी, लेकिन इसमें दोनों की होती है। मतलब सबसेक्शन 1 को पढ़ेंगे ना तो प्लेंटिफ की डेथ होती है, और सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं तो डिफेंडेंट की डेथ होती है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ऑन और बिफोर द अक्रूवल ऑफ राइट टू सू मीन्स राइट टू सू अराइज होने पर प्लेंटिफ की डेथ होती है। एक नॉर्मल सिस्टम यहाँ पे है, या फिर दूसरे प्रोविजन में डिफेंडेंट की डेथ होती है। थोड़ा रीड करते हैं, फिर हम एक मीनिंग के ऊपर फिर से हम आते हैं इस सिचुएशन को, और फिर इसको लॉजिकल एग्जाम्पल से भी ज़रूर समझेंगे। व्हाट सेज दैट, लेट अस सी। इट सेज हियर, वेयर अ पर्सन हु वुड, if he were living, have a right to institute a suit or make an application, dies before the right accrues there। एकदम क्लियर लैंग्वेज है, और थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे इस लैंग्वेज को, देन यू विल बी फाइंडिंग आउट द लॉट्स मेनी थिंग, यू नो। वेयर अ पर्सन हु वुड, इफ ही वेर लिविंग, हैव ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट। अगर वो जिंदा होता तो उसके पास सूट इंस्टीट्यूट करने का राइट होता, लेकिन इससे पहले कि वो राइट अक्रू हुआ है उसकी डेथ हो गई है। देन मेक एन एप्लीकेशन, डाइज बिफोर द राइट अक्रू। सपोज करो ए है और बी है, और ए और बी के बीच कोई भी मैटर के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ए को सूट करने का राइट कब हुआ, कब होगा? तो जब भी होगा व्हाटसोएवर, उससे पहले उसकी डेथ हो चुकी है। मतलब ये राइट अक्रू कब होगा? तो यहाँ पे कहा है कि भाई दैट वाज डाइज बिफोर ही राइट अक्रू दिस वन, या फिर वे राइट टू इंस्टीट्यूट और मेक एन एप्लीकेशन अक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन, ओनली ऑन द डेथ। मतलब सूट फाइल करने का राइट तब होगा जब डेथ हो जाती है, और ऐसे कुछ वाक्यात हैं ऐसे सर्कमस्टांस में। तो लिमिटेशन की शुरुआत कब से होगी? व्हेन द लिमिटेशन विल स्टार्ट दैट, यू नो, दिस वन। अब यहाँ देखिएगा, सिंपली कहा है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पहली बात, व्हेन देयर इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए डिसीज्ड का, और वो कैपेबल भी होना चाहिए सूट इंस्टीट्यूट करने में, सच सूट। तो वहाँ से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगी जब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट इंस्टीट्यूट करने में कैपेबल है। ओनली देन द लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट, राइट। उसके बाद से ही वो काउंटिंग होगी, उस बीच का पीरियड काउंट नहीं करेंगे। दिस इज द पॉइंट कॉल्ड हियर। तो मैं एक बार फिर से रीड करवाता हूँ। पहले मैं एक इसका जो बेसिक कंटेंट है मैं आपको ये समझा देता हूँ पहले, और फिर मैं इसको एग्जांपल्स के ऊपर भी लेके आता हूँ। और अब देखिएगा, सिंपल मैटर को समझिए। सिंपली यहाँ पे कहा इफेक्ट ऑफ डेथ, दिस वन, इफेक्ट ऑफ डेथ। डेथ होता है, और 1 में मैं बताऊँगा आपको प्लेंटिफ का डेथ होगा, और 2 में डिफेंडेंट का डेथ होगा। बस इस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। डेथ कब होगी? ऑन और बिफोर द अक्रूवल ऑफ राइट टू सू। सू फाइल करने का जब राइट होगा, या तो डेथ से ही राइट अक्रू होगी, या फिर दैट वाज डेथ पहले ही हो गई है,
डेथ पहले ही हो गई है। तो कौन सा लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग कब से शुरू होगी? अब इसमें सिंपली कहा है कि दो कंडीशन है। नंबर 1, उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, प्लेंटिफ का, ठीक है, प्लेंटिफ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन प्लेंटिफ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर सूट फाइल करने में कैपेबल नहीं है, तो जब वो सूट फाइल करने में कैपेबल हो जाएगा तो लिमिटेशन पीरियड की शुरुआत होगी, उससे पहले लिमिटेशन पीरियड की शुरुआत नहीं होगी। बस इतनी सी बात को कहा है। अब इसी को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में इसको बना दिया गया है। मैं आपको रीड करके इसको इसी चीज़ को समझाऊंगा जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है। इस प्लेंटिफ की डेथ हो गई है, इससे पहले डेथ हो गई है कि इसके पास सूट फाइल करने का राइट होता, उससे पहले ही डेथ हो गई है, या सूट फाइल करने का राइट और डेथ साथ साथ हुई है दोनों। तो इस पे सूट कौन फाइल करेगा? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल करेगा। है लीगल रिप्रेजेंटेटिव? नहीं है। दूसरा सवाल होता है। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो क्या लिमिटेशन चलनी शुरू हो जाएगी? ठहरो, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर सूट फाइल करने में कैपेबल है लीगल रिप्रेजेंटेटिव? अगर है तो चलेगी, लिमिटेशन शुरू हो जाएगी। अगर नहीं है तो जब तक वो कैपेबल ना हो जाए तब तक लिमिटेशन शुरू नहीं होगी। दिस इज सेड बाई सेक्शन नंबर 16। अब पढ़ के देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। कहते हैं वेर ए पर्सन हु वुड इफ, ये वुड वाला जो लैंग्वेज होता है वो कंटीजेंसी को डिनोट करता है। कंटीजेंसी, वुड, हैड, वेयर, whenever you are finding such kind of word into the law like would, that was, had, where, then it just depends upon the contingency. अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, this kind of situation we got there. Then when a person who would, if he were living, अगर वो जिंदा होता तो क्या मर गया है? हाँ बिल्कुल। हैविंग ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट, जिंदा होता तो सूट फाइल करने का राइट होता, और मेक एन एप्लीकेशन फाइल करने का राइट होता। अफसोस की बात है वो डाई, उसकी डेथ हो गई है। कब? बिफोर द राइट अक्रूज, जब सूट फाइल करने का राइट हुआ था उससे पहले उसकी डेथ हो गई है। एंड वेर राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन अक्रूज ओनली ऑन द डेथ, मतलब डेथ या तो राइट अक्रू हुई है उसके साथ ही हो गई है, या डेथ जो है राइट एक्रू होने से पहले हो गई है। ठीक है, तो लिमिटेशन यहाँ से बताता है कि लिमिटेशन कहाँ से शुरुआत होगी। तो कहता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड, दैट वाज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड टू इंस्टीट्यूट सच सूट और मेक एन एप्लीकेशन। मैं भी वॉइस को देखता हूँ, एक मिनट। सभी की वॉइस कम आ रही है। अभी देखिए वॉइस आ रही है, आवाज़ चेक कर लीजिए आप, आ रही है आवाज़? नाउ प्लीज लेट अस सी whether the voice is coming. Are you getting my voice? आवाज़ आ रही है आपको? साउंड ठीक हुई? अगर होगी तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, आप बताइए। वॉइस इज़ टू लो, कहीं ऐसा तो नहीं आपका वॉइस कहीं से डाउन कर रखा है? वॉइस इज ओके नाउ, ठीक है, परफेक्ट एट माई एंड। तो तमन्ना आप देखिए आपका वहाँ से कहीं डाउन करके रखा होगा वॉइस को। अच्छा ठीक है, तो
शुड आई एक्सपेक्ट दिस प्रोविजन माइट बी क्लियर टू यू? मैं इसके कुछ this one, should I point out certain example on that note? Let us see some example what's given on that. This one, that was वो पता चल गया, उसको पूरा ही इंक्रीज कर दूं। अगर मैं पूरा इंक्रीज कर दूंगा ना तो यहाँ जो फैन वगैरह की आवाज़ें वो सब आने लगेंगे, फिर वो सब आ जाएगा, छोटी छोटी वॉइस सब आ जाएगी। हाँ, तो अब लेट अस सी द पॉइंट। ए है, बी है, दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ठीक है, दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुई और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली बी को कुछ ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने थे, लेकिन इससे पहले कि बी अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करता ए की डेथ हो गई। तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी कौन होगा? ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ब्रीच हुआ तभी तो सूट फाइल करने का राइट अक्रू होगा, लेकिन उससे पहले ए की डेथ हो गई है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो लिमिटेशन वहीं से शुरू हो जाएगी, अगर वो सूट फाइल करने में कैपेबल है तो। और अगर वो सूट फाइल करने में कैपेबल नहीं है तो नेचुरली लिमिटेशन तब शुरू होगी जब वो सूट फाइल करने में कैपेबल हो जाएगा वहाँ से। और ये वाला पीरियड जो है लिमिटेशन से एक्सक्लूड करके रखेंगे, दिस वन, ये वाली भी पीरियड लिमिटेशन से एक्सक्लूड करके रखेंगे। क्लियर है आपको ये वाला प्रोविजन? सेकंड पे आ जाए, सेकंड पे आते हैं। बहुत आसान है और आपको ये लग रहा होगा मैच हो रहा है लीगल डिजेबिलिटी से, सेक्शन 6 से मैच हो रहा है ये, राइट ना? और मिलता जुलता प्रोविजन है सेक्शन 6 का, और सेक्शन 6 में भी प्रीवियस लीगल डिजेबिलिटी यहाँ भी हुआ करती थी और यहाँ भी लीगल डिजेबिलिटी पहले से है दिस वन। लेकिन वहाँ लीगल डिजेबिलिटी माइनर को भी बेनिफिट मिल रहा था, जो इडियट थे, इंसेन थे, उनको भी बेनिफिट मिल रहा था सेक्शन 6 का, राइट? चलिए सेकंड पॉइंट दिस वन। और अब कहेंगे कि भाई सेक्शन 6 है तो ये सेक्शन 16 क्यों आया? देखो सेक्शन 16 का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। सेक्शन 16 ये नहीं कह रहा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव माइनर होना चाहिए, चलो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेजर है, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पता ही नहीं उसके फादर ने कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो सूट फाइल करने में कैपेबल कैसे होगा? उसको इस बात का तो आइडिया भी तो होना चाहिए ना। अच्छा खासा है, फॉरेन में रह रहा है वो, उसको कोई आइडिया नहीं है, तो जब तक उसको पता नहीं चलेगा वो सूट फाइल करने में कैपेबल नहीं होगा। अब उसको पता चल गया, अब सूट फाइल करने में कैपेबल है, तो यहां से लिमिटेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो यहां पर ना, वहां लीगल डिजेबिलिटी वाली बात थी, यहां कोई लीगल डिजेबिलिटी वाली बात नहीं है। यहां दो बातें हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और सूट फाइल करने में कैपेबल होना चाहिए। इट डजंट मीन दैट only in the case of minority we shall assume that the person is unable to file the suit. It's not very much necessary. There may be lots many reasons owing to which a person is not capable to file a suit, and all these reasons that was section 16 benefited to that. तो ये बात यहाँ पे हो जाती है, और इस चीज़ को भी आप थोड़ा समझिए। मतलब सेक्शन 6 से डिफरेंट है, सेक्शन 6 से डिफरेंट है। इसका फ़ायदा कहाँ उठता है? ए है, बी है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए, परफॉर्मेंस से पहले ए की डेथ हो गई है, जिंदा होता तो सूट फाइल करने का राइट होता, बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, ए जिंदा होता तो सूट फाइल करने का राइट होता, लेकिन मर गया, तो सूट फाइल करने का राइट किसके पास है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या है? बिल्कुल है।
कहाँ है? फॉरेन में है। क्या उसको इस कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी है? बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। जब फॉरेन से इंडिया आया, फादर की डेथ हो गई थी, उनका फ्यूनरल वगैरह करने के बाद 6-7 महीने के बाद कहीं पेपर रखा हुआ था, उसको मिला, पता चला कि हाँ भाई उसके फादर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और जिस कॉन्ट्रैक्ट को बी ने परफॉर्म नहीं किया है, वहाँ से वो कैपेबल ऑफ फाइलिंग द सूट होगा और वहाँ से लिमिटेशन की काउंटिंग होगी। दिस इज सच ए थिंग विच इज सेड बाय सेक्शन नंबर 16. So there is a very thin line difference between the section 6 and section 16 that you know, that much. और सेक्शन 6 के ऊपर एक कैपिंग लगाता है सेक्शन 8, लेकिन सेक्शन 16 के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, बिल्कुल फ्री है। वो पीरियड एक्सक्लूड करना है तो बस करना है, दैट इज द पॉइंट कॉल्ड हियर। ठीक है ना, दिस वन। चलिए सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड, अब देखिए सेकंड में जो डेथ होती है, हो रही है ना, वो डिफेंडेंट की डेथ हो रही है सेकंड में। सेकंड में प्लेंटिफ की डेथ नहीं हो रही है, सेकंड में डिफेंडेंट की डेथ हो रही है। अब आप पूछेंगे ये क्यों कह रहे हैं डिफेंडेंट की डेथ हो रही है इसमें? क्या सेक्शन 16 में वाकई ऐसा लिखा हुआ है? सेक्शन 16 में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको पढ़ करके एक कंक्लूजन निकाला कि यहाँ प्लेंटिफ वर्ड नहीं डिफेंडेंट वर्ड होगा। हमने उसको पढ़ के एक कंक्लूजन निकाला। अब यहाँ देखिए, मैं आपको रीड करवाता हूँ क्या है यहाँ पर। देखिए, वेर ए पर्सन अगेंस्ट होम, देखिए अगेंस्ट होम, तो जिसके अगेंस्ट सूट फाइल होती है उसको क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है डिफेंडेंट कहते हैं। प्लेंटिफ तो सूट फाइल करता है और जिसके अगेंस्ट सूट फाइल होती है उसको डिफेंडेंट कहते हैं। और कहते हैं अगेंस्ट होम इफ ही वेर लिविंग। अब देखो वही लैंग्वेज जो पिछले प्रोविजन में प्लेंटिफ के बारे में बोल रहा है, वही चीज डिफेंडेंट के बारे में बोल रहा है। अगेंस्ट होम if he were living, a right to institute a suit or make an application would have accrued, लेकिन उसकी डेथ हो गई है। Before the right or where a right to institute a suit or make an application against any person accrues on the death of such person. तो जैसे वहाँ प्लेंटिफ की डेथ हो रही थी, यहाँ डिफेंडेंट की डेथ हो रही है और ये डेथ की वजह से ना यहाँ यही उसके बाद यहाँ पे राइट टू फाइल द सूट एक्सरसाइज हो रहा है, एराइज हो रहा है। वर्ड देख लो आप कहीं पढ़ करके, वेर ए पर्सन अगेंस्ट होम इफ ही वेर लीविंग ए राइट टू सूट इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन वुड हैव अक्रूड। अगर जिंदा होता तो ये राइट उस पर अक्रू हो जाता, लेकिन वो क्या हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, उसकी डेथ हो गई है। चलो ठीक है, और दैट वाज डाइज बिफोर द राइट अक्रू, उससे पहले उसकी डेथ हो गई है, या फिर दोनों साथ हुआ है, डेथ और राइट अक्रू दोनों साथ ही हुई है, दोनों सर्कमस्टांसेस में। तो यहाँ लिमिटेशन पीरियड कब से काउंटिंग होगी, अब इस बात पे देखना। तो कहते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम when there is a legal representative of deceased मतलब डिफेंडेंट, where there is a legal representative of deceased। अगर डिसीज्ड का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो लिमिटेशन वहीं से शुरुआत हो जाएगी। यहाँ नहीं लिखा है कैपेबल ऑफ फाइलिंग द सूट, यहाँ ये वर्ड नहीं है। अगर प्लेंटिफ की बात करेंगे, प्लेंटिफ की मरने की बात करते हैं, तो दोनों बातें होनी चाहिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए प्लस कैपेबल होना चाहिए। That was he must be capable of filing the suit। लेकिन अगर मैं डिफेंडेंट की डेथ की बात करूं तो यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव का होना ही काफ़ी है। ये वर्ड यहाँ पे नहीं है, कैपेबल ऑफ फाइलिंग द सूट वर्ड जो है यहाँ पे सेकेंड प्रोविजन में नहीं है, सही है ना। तो डिफेंडेंट की अगर डेथ हो रही है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का होना ही काफ़ी है, माइनर हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। अब मैं इसको भी एग्जाम्पल से बता देता हूँ, अब समझिए। ए है और बी है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। बी ए को जो है दिस वन, ये हाउस सेल करेगा, ये घर बेचेगा आज से 3 मंथ्स के बाद, 3 महीने के बाद ये घर बेचेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इससे पहले कि 3 मंथ्स होते हैं, बी की तो डेथ हो गई, मतलब डिफेंडेंट की डेथ हो गई है, ठीक है। अब तो घर नहीं बेच पाएगा,
अब जब घर नहीं सेल आउट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो ए के पास क्या हो गया, सूट फाइल करने का राइट हो गया। सूट फाइल करने का राइट किसके ऊपर सूट फाइल करेगा, तो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मना उसने ही किया है। तो अगर बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो लिमिटेशन वहीं से शुरू हो जाएगी। राइट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम द लिमिटेशन वुड बी जस्ट स्टार्टिंग दैट, अगर बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, बिल्कुल माइनर है, तो क्या हुआ, व्हाटसोएवर वो सूट फाइल कर देगा। माइनॉरिटी का टेंशन क्यों लेना, कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट उसका नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट करे, दैट वुड बी द डिफरेंट मैटर, बट लिमिटेशन विल स्टार्ट if the defendant has a legal representative, only after that the limitation period will start, दोनों समझ में आ रहा है। 1 और 2 में, सबसेक्शन 1 और 2 में अंतर क्या है, फिर से बता दूं, सबसेक्शन 1 प्लेंटिफ के लिए, सबसेक्शन 2 डिफेंडेंट, मतलब प्लेंटिफ की डेथ हो रही है और उसमें डिफेंडेंट की डेथ हो रही है। प्लेंटिफ की डेथ हो रही है तो लिमिटेशन कब से शुरू होता है, प्लेंटिफ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और सूट फाइल करने में कैपेबल होना चाहिए, दोनों है, वहां से लिमिटेशन शुरू होगी। लेकिन डिफेंडेंट की डेथ हो रही है तो डिफेंडेंट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सही है कि नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, बाकी इस पॉइंट से आपकी पुरानी जान पहचान है, आपने पहले भी पढ़ा है इन पॉइंट्स को। प्री एम्पशंस के केस में ये प्रोविजंस 1 और 2, सबसेक्शन 1 और 2 एप्लीकेबल नहीं होगी। प्री एम्पशंस राइट के केस में लिमिटेशंस एक्सटेंड नहीं होगा, जो एग्जामिशन मिल रहा था वो एग्जामिशन नहीं मिलेगा। आपको याद होगा सेक्शन 8 में मैंने इसको अच्छे एग्जाम्पल से भी समझाया था, प्री एम्पशंस वाले मैटर को। पहले खरीदने का राइट होता है, दैट्स कॉल्ड राइट टू प्री एम्पशंस देयर। जैसे वहाँ पे नहीं दे रहे थे सेक्शन 8 में बेनिफिट, वैसे यहाँ भी नहीं देंगे। सूट्स फॉर द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी राइट नहीं है। मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लिया था, बट नॉट ये राइट नहीं मिलेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी ये एग्जामिनेशन नहीं मिलेगी आपको टाइम पीरियड की, और हेरिडेटरी ऑफिसेज में भी ये राइट नहीं मिलेगी, हेरिडेटरी ऑफिसेज में। सो these are certain matters which we got that, that much, or quite similar to section 8। section 6 से भी सिमिलैरिटी है, लेकिन अप्रोच अलग है। आपको थीम लाइन जो डिफरेंस है वो समझ के रखना पड़ेगा। सेक्शन 6 में लीगल डिजेबिलिटी कहते थे माइनर हो, इनसेन हो, इडियट हो, और चाइल्ड इन वूम इसको भी कहते थे कि वो माइनर है, लीगल डिजेबिलिटी उसको भी कंसीडर कर लेते थे, दैट वाज। सेक्शन 8 में एक बात और थी ना कि भाई प्रेम्पशंस पे तो नहीं देंगे आपको बेनिफिट, और दैट वाज, और लिमिटेशन जो एक्सटेंड होगी ना वो 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगी, ये भी बात थी। That was 1 minute.
ठीक है। मैं वापस आ गया और 3 जगहों पे एप्लीकेबल नहीं है, दैट्स प्रीएम्पशंस के केस में, और पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड हेरिडेटरी ऑफिस। हेरिडेटरी ऑफिस क्या होती है, पूछा आपने क्वेश्चन। ये वो ऑफिस होती है जो जिसमें जो पब्लिक वो एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड है और जिसमें पब्लिक रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट होता है। पब्लिक रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट होता है। अब कौन से ऑफिस में पब्लिक रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट होता है? तो पुराने ज़माने में कुछ जो डायनेस्टी के होते थे, जो किंग्स वगैरह होते थे, उनकी फैमिली को ये राइट दी जाती थी। और आजकल भी जब सरकार जो किसी का लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन करती है तो उनको राइट देती है कि वो कुछ जो टैक्स हैं वो कलेक्ट करें और उस टैक्स कलेक्शंस में उनको कुछ अधिकार देती है नॉर्मली दिस वन। तो हेरिडेटरी ऑफिस का मतलब बड़ा सिंपल होता है, ये पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड ऑफिस है जिसमें कि पब्लिक रेवेन्यू लेने का राइट होता है, पब्लिक रेवेन्यू लेने का राइट होता है। दैट इज द मैटर कंसर्न विद द हेरिडेटरी ऑफिस दिस वन। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से कोई पार्किंग को समझ लो कि लीज पे ले लिया, गवर्नमेंट से किसी पार्किंग को, आज के डेट में ऐसे होता है, कोई पार्किंग एमसीडी की पार्किंग उसको लीज पे ले लिया, एमसीडी ने भी कहा कि भाई आप इसमें से पैसे कमाओ, 3 साल के लिए आपको दे रहे हैं पूरा अधिकार, जो भी पार्किंग के लिए आते हैं उनकी गाड़ी लगवाओ आप और पूरी फीस आप कलेक्ट कर लो और 3 साल का जो एक लमसम अमाउंट होता है वो हमको पहले पे कर दो। तो वो पर्सन भी पे कर देता है। अब 3 इयर्स तक वो उससे अर्निंग करता है। अगर उसको ये काम नहीं करना है तो वो किसी और को ट्रांसफ़र भी करता है। तो जहाँ ये पब्लिक रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट का सवाल आता है, हम उसको सिंपली कहते हैं ये हेरिडेटरी ऑफिस है दिस वन। तो यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हेरिडेटरी ऑफिस का, है ना। चलिए सेक्शन 16 के कमेंट्री के ऊपर आते हैं। और सेक्शन 16 एक जनरल प्रिंसिपल को अडॉप्ट करता है कि भाई लिमिटेशन कैन नॉट रन अनलेस देयर इज ए पर्सन हु कैन सू, या फिर जिस पे सू कर सकते हैं या जिसको सू करना अगर वो है ही नहीं तो फिर उस पर हम कैसे लिमिटेशन सू कर सकते हैं, सही है ना। फिर हम लिमिटेशन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई द लिमिटेशन इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब डिफेंडेंट में बात सिंपल थी, डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को होना चाहिए और प्लेंटिफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में होना भी चाहिए और कैपेबल ऑफ फाइलिंग ए सूट भी होना चाहिए। ये दोनों बातें, इसके पीछे लॉजिक ये है कि डिफेंडेंट का चलो ठीक है सूट फाइल कर भी देता है प्लेंटिफ, अगर वो कैपेबल टू फाइट द सूट नहीं है तो कोर्ट उसका नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट कर देती है। लेकिन यहाँ थोड़ी मुश्किल होती है, सूट फाइल करने वाला प्लेंटिफ होता है और अगर वो सूट फाइल करने में कैपेबल नहीं है तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि ये गलत हुआ है मेरे साथ, हमको सूट फाइल करना चाहिए। उसको ये समझ में ही नहीं आएगा, बड़ा होगा तो समझ में आएगा और तब तक लिमिटेशन ख़त्म भी हो जाएगी, सही है ना। सो दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट डाला गया है, प्लेंटिफ में कैपेबल ऑफ फाइलिंग सूट प्लस एवेबिलिटी दोनों होनी चाहिए दिस वन। ये सूट पे भी लगती है और एप्लीकेशन पे भी लगती है एंड अपील पे नहीं लगती है। और डेथ अगर बाद में होती है, मतलब राइट टू सू अराइज होने के बाद अगर डेथ होती है तो सेक्शन 16 एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फिर सेक्शन 9 आ जाता है, वो कहता है once the period of limitation starts to run, no subsequent disability और inability may stop it to run। मतलब डेथ अगर बाद में होती है तब सेक्शन 16 एप्लीकेबल नहीं होता है और डेथ अगर पहले होती है तब सेक्शन 16 एप्लीकेबल होता है, बिफोर होती है तब सेक्शन 16 एप्लीकेबल होता है। और सेक्शन 6 का भी वही हाल है, डेथ पहले होनी चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो रही है, डेथ पहले हो
तब ये सेक्शन बेनिफिट इसका ले सकते हैं। डेथ बाद में लेती होती है तो सेक्शन 9 आ जाता है, वो कहता है फिर लिमिटेशन नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। दिस वन प्रेमिशंस पे नहीं लग रही, इमोरल प्रॉपर्टी, हेरिडिटरी ऑफिस, ये सब आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना? चलिए, should we go on to the next point? Let us see what's given on to the section number 17 में क्या है। अब जरा इसको समझते हैं कि क्या है सेक्शन 17 में। ये भी बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 17, 18, 19 ये तीनों सेक्शंस बड़े इम्पॉर्टेंट है। 17, 18, 19 से क्वेश्चंस आते रहते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, दैट व्हिच इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। तो अब समझिए जरा यहाँ क्या मैटर है। अब कहता है कि अगर किसी भी वजह से वेयर इन द केस ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशंस for which the period of limitation prescribed by this act, that which the suit or application based upon the fraud of the defendant or respondent based upon the fraud of the defendant or respondent, person दोनों एक ही है, plaintiff के अपोजिट defendant या फिर respondent whatsoever, the knowledge of the right or title on which suit or application is founded is concealed by fraud of any such person as aforesaid। as aforesaid का मतलब क्या हुआ? सेम जिसके बारे में पहले कहा था, डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट। सूट एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम एनी कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस्टेक and where any document necessary to establish the right of the plaintiff or applicant has been fraudulently concealed from him, this one, तो period of limitation shall not begin to run until the plaintiff or applicant, पहले यहीं तक समझ लीजिए, has discovered the fraud or the mistake, has discovered the fraud or the mistake। Let us try to this point, this matter, whatever we are finding out there, let us see what's the matter called here। suppose कीजिए, देखिए ध्यान से, ए है और बी है, दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, इसी एग्जांपल में मैंने पूरी बात आपको समझा रहा हूँ। और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो बी ने ए को कहा कि मैं तुम्हें ये घर बेचूंगा, ए ने भी बोला मैं ठीक है खरीदूंगा, और दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट डन किया और बी ने ए से एक घर, ये वाला हाउस जो है ये खरीद लिया। लेकिन बी बड़ा बदमाश है, उसने फ्रॉड किया है। क्या फ्रॉड किया है? इस हाउस के ऊपर इनकम्बेंसेस थी, लोन थी, जो बी ने छिपा लिया, जो बी ने नहीं बताया है इस बात को। इसके ऊपर जो लोन था वो बी ने ए को नहीं बताया, फ्रॉड को छिपा लिया। लोन देने वाला भी कहीं बाहर है, आएगा कभी आराम से, लोन दे के आराम से बैठा हुआ था। अब बी ने ये हाउस तो ए को बेच दिया। क्या बी ने फ्रॉड किया? किसी फैक्ट को छिपाना फ्रॉड है। ऐसा प्रॉमिस करना जिसको पूरा करने का कोई इरादा नहीं है वो फ्रॉड है। किसी को एक्टिवली रॉन्ग सजेशन देना ये फ्रॉड है। सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना, वो फ्रॉड को बताता है कि फ्रॉड क्या क्या बातें होती है। और उसमें एक सिंपल सी बात ये भी होती है कि एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। जब आप घर बेच रहे थे तो आपको उसके सारे जो फैक्ट्स थे, जो बातें थी, आपको बता देनी चाहिए थी और आपने नहीं बताया, तो फिर आपने क्या किया? फ्रॉड किया। अब यहीं पे बात समझिए, ए ने तो ये घर खरीद लिया। अच्छा, ए जब ये घर खरीद लिया ना, तो बहुत दिन के बाद
एक पर्सन घूमते घामते आया 50 साल के बाद, एक पर्सन घूमते आया और बोला कि मैंने ना इस घर पे बी को लोन दिया था, 50 ईयर्स के लिए लोन दिया था, चलो बहुत लंबा पीरियड के लिए, और मेरा तो इस घर पे लोन बाकी है, अब क्या करें, मुझे तो इस घर से लोन रिकवर करना है, मैं तो इसको बेचूंगा, तुम्हारा जो ये सेल है ना, ये सेल वैलिड नहीं है, बाकी घर इसके पास इनकम्बर्ड है। अब ए बी पे सूट फाइल करना चाह रहा है कि भाई तुमने ये फ्रॉड मेरे साथ क्यों किया, तुमने ये जो मेरा घर बेचा ये पूरा का पूरा नल एंड वॉइड करो, मेरे को कॉम्पनसेशन दो, इसका जो लॉस हुआ मेरे को वो पूरा करो। बी बोलता है क्यों करूं, सेल जब किया था अब तो लिमिटेशन बार्ड हो गया केस। तो लिमिटेशन एक्ट का कहना है ना कि भाई when in case of any suit or application for which the period of limitation is to prescribed by this act, the suit or application is based upon the fraud of the defendant or respondent or its agent। ए जो सूट फाइल कर रहा है बी के ऊपर ना, वो उसके फ्रॉड के ऊपर बेस्ड है, उसके फ्रॉड के ऊपर बेस्ड है। तो यहां कह रहा है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अब यहां से सीधे यहां आ जाइए सीधा, the period of limitation shall not begin to run until the plaintiff or applicant has discovered the fraud or the mistake। जब फ्रॉड को डिस्कवर कर लिया है तब से लिमिटेशन शुरू होगी, मतलब जब तक फ्रॉड डिस्कवर्ड नहीं होता वो लिमिटेशन की शुरुआत नहीं होगी। लेट द फ्रॉड बी डिस्कवर्ड, ओनली आफ्टर दैट द लिमिटेशन विल स्टार्ट। दैट वाज द मैटर कॉल्ड हियर, दिस वन, दैट वाज द मैटर कॉल्ड हियर, ठीक है ना। अच्छा एक बात तो और सोच के देखिए, क्या एक खुद से डिस्कवर नहीं कर सकता था कि घर पे लोन चल रहा है कि नहीं, क्योंकि आजकल जितने भी लोन्स होते हैं ना उसका रजिस्ट्रेशन होता है सेंट्रल रजिस्ट्री में। तो अगर ए इस पोजीशन में था कि वो उस चीज को डिस्कवर कर रहा सकता था, लेकिन वो डिस्कवर नहीं किया, वो इस बात का जहमत नहीं उठाया कि सेंट्रल रजिस्ट्री जाकर के पता करे कि इस पे लोन है कि नहीं है, तो कहता है तब फिर फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं मिलेगा, तब वो लिमिटेशन सस्पेंडेड नहीं रहेगी। अगर आप फ्रॉड का पता कर सकते थे लेकिन आपने किया ही नहीं, यहाँ देखिए ना, कुड विद द रीजनेबल डिलीजेंस हैव डिस्कवर्ड इट। अगर आप डिस्कवर्ड कर रहे होते, कर लिए होते, मतलब अगर आप डिस्कवर्ड करने के पोजीशन में थे और आपने अब डिस्कवर नहीं किया है, तो आपको लिमिटेशन जो है वो नहीं मिलेगा, फिर आपको वो एक्सटेंशंस नहीं मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, सही है। अच्छा यहाँ पे सिर्फ फ्रॉड को नहीं लिया गया है, यहाँ पे एक बात और है। अब ए बी सी डी आगे पॉइंट पढ़िए, सब मिलता जुलता मैटर है। द सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड of the defendant or the respondent, that was, or his agent, that was। agent means अगर कंपनी है तो कंपनी का डायरेक्टर ने किया है, फैक्ट को छिपा लिया, डायरेक्टर इज द एजेंट ऑफ द कंपनी। सेकंड पॉइंट व्हाट सेज दैट कैवेट इम्पेटस आप कह रहे हैं, लेकिन कैवेट इम्पेटस तो मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगती है ना, सिर्फ और नहीं, जो गुड्स पे लगता है, गुड्स के ऊपर, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मैटर है, वो तो गुड्स के ऊपर लगता है कैवेट इम्पेटस, सही है। दैट वाज, तो कैवेट एम्प्टर की बातें यहाँ नहीं करेंगे, वो जब गुड्स का मैटर होता है तब उसकी बातें वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकती है, कई सारी बातें हो सकती हैं यहाँ पर। हाँ अब अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच ए सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड इज कंसील्ड बाय द फ्रॉड ऑफ एनी सच पर्सन एज अफोरसेड। तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ राइट और टाइटल ऑन विच द सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड, मतलब हमें सूट फाइल करना था आपके ऊपर, मेरे से ये नॉलेज ही कंसील कर दिया गया, ये बात ही मेरे सामने नहीं लाई गई, मतलब हमको तो ना एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो वही है द नॉलेज ऑफ द राइट दैट वाज और टाइटल ऑन विच द सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड इज कंसील्ड बाय द फ्रॉड। मेरे को उसके ऊपर सूट फाइल करनी थी, हमने जो चीज़ मांगा था उसने गलत दे दिया था, उसने सही नहीं दिया था। भाई मेरे को तो बोला 24 कैरेट का गोल्ड है, हमें तो गोल्ड वोल्ड थोड़े ना पहचानने में आता है, हमने भी ले लिया, जो बोला वो ले लिया। अब क्या हुआ, मेरे साथ तो बड़ा फ्रॉड हुआ है, वो
24 कैरेट का बोल करके 18 कैरेट का दे दिया है, हमें नहीं समझ में आया ये सारी बातें। तो यही बात कहता है, नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड इज कंसील्ड बाय फ्रॉड। मेरे को तो 18 कैरेट का पकड़ा दिया और 24 कैरेट का हमको रिसिप्ट बिल सब पे सब लिख के दे दिया। तो कोई बात नहीं, यहाँ भी जब तक हमको पता नहीं चलेगा इस चीज़ के बारे में दैट वच, तब तक लिमिटेशन शुरू नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं अगर उस चीज़ को डिस्कवर करने के पोजीशन में था, भाई वो गोल्ड बेचता है तो मैं भी तो गोल्ड खरीदने के बहुत गोल्ड खरीदता रहता हूँ, मैं तो देख के पहचान सकता हूँ कि भाई 24 कैरेट का है या 18 कैरेट का है। मैं वैसा वाला पर्सन नहीं हूँ, मैं तो गोल्ड का बहुत बड़ा पारखी हूँ, तो फिर मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा दिस वन। अब इसको साबित कैसे करेंगे, तो वो तो फिर अच्छे वकील का मैटर है, हमें तो काम है सिर्फ लॉ सीखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। द सूट और एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मिस्टेक। दैट वाज, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पे नॉलेज कंसील्ड हो रही है, और वेयर द डॉक्यूमेंट नेसेसरी, जो प्लेंटिफ के राइट को जो डॉक्यूमेंट इस्टेब्लिश कर सकता था वो डॉक्यूमेंट छिपा लिया गया है, वो डॉक्यूमेंट हमसे कंसील कर लिया गया है। वेयर द डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द राइट ऑफ द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज़ फ्रॉडलेंटली भी कंसील्ड, वो हमसे छिपा लिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस हाउस के साथ रूफ राइट भी थी और ये दोनों साथ सेल आउट होती है। बेचने वाले ने मेरे को सिर्फ ये फ्लोर बेचा, ऊपर का टॉप फ्लोर बेचा, रूफ राइट मुझे नहीं दिया, जबकि डॉक्यूमेंट में दोनों साथ थे, वो मेरे से छिपा लिया था, वो डॉक्यूमेंट छिपा लिया था। तो वैसे सर्कमस्टांसेस में जब तक इन चीज़ों की डिस्कवरी नहीं हो जाती, ये चीज़ें पता नहीं चल जाता, लिमिटेशन की शुरुआत नहीं होगी। वंस दीज थिंग्स कम्स इनटू माय नॉलेज, ओनली आफ्टर दैट द लिमिटेशन विल स्टार्ट, ओनली आफ्टर दैट द लिमिटेशन विल स्टार्ट। दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर। तो ये सिचुएशन हो रहा है हमारे पास, आराम से देखिए इन मैटर्स को। और दिस वन, तो अगेन मैं रिपीट करूं, ये 4 के साथ आप इनको मैच करके हमेशा पढ़िए। ये 4 कहता है ऐसा होता है, सही है, हमसे फ्रॉड हुआ, हमको नॉलेज नहीं होने दिया, दैट वाज मिस्टेक हुआ, या डॉक्यूमेंट हमसे कंसील कर लिया गया। तो हमने, जब हम उसको डिस्कवर करेंगे तब, लेकिन हम डिस्कवर कर सकते थे, नहीं कर किए, तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। और until the concealed document, until the plaintiff applicant first had means of producing the concealed document, जब मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गई है तो लिमिटेशन की शुरुआत होगी। दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर, सही है। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे आते हैं। दैट वाज, अब नेक्स्ट देखिएगा अपने, ये भी सबसेक्शन 1 का ही पार्ट है। सबसेक्शन 1 सेक्शन 17 का बहुत लंबा है और ये सबसेक्शन 1 का पार्ट है, सही है। और किसी भी एक्ट को प्रॉपरली रिवीजन करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना, बहुत बढ़िया तरीका होता है, एक तो रीड करते रहिए, और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक ले लो आप। जुडिशियल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही लेके रखती हैं, उसमें बनाना शुरू करो। आप देखोगे कि आप सामने क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट आपसे आंसर बनता जा रहा है। टाइमिंग चेक करो, कितने टाइम लगते हैं बनने में, क्वेश्चन को समझने में कितना समय लगता है। नो डाउट अब लिमिटेशन एक्ट को समझे हुए हैं, आपके पास क्वेश्चंस रहेगा, फटाफट बनाएंगे, सारे क्वेश्चंस फटाफट निकलता जाएगा, और हर एक इन्हीं टेक्निकल पॉइंट से क्वेश्चंस हैं, वेरी इजीली यू कैन मेक इट आउट। अभी के अभी कर लिया तो बहुत अच्छा से निकल जाएगा और याद भी रहेगा अच्छे से। छोड़ दिया, सोचते हो बाद में करेंगे, तो फिर दोबारा से लिमिटेशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर से वो सारा मेहनत शुरू से करना पड़ेगा, है ना। तो अभी से ऐसे प्रिपरेशन करके रखें कि जब एग्जामिनेशन आए ना तो 3 से 4 घंटे में हम सारा रिवाइज कर लें इसको। अभी से इस तरह की प्रिपरेशन करके रखें हर एक्ट का। तो
एग्ज़ाम निकलना फिर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। दैट मच प्रोवाइडेड दैट nothing in this section shall enable any suit to be instituted or application to be made or recover, enforce any charge against or set aside any transactions affecting any property which, देखिए मैं इससे एक समझाता हूँ, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। सही है, एक समझाता हूँ, बाकी सारा अपने आप क्लियर होता जाएगा और बहुत स्मूथली क्लियर होता जाएगा ये प्रोविजन। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, सबसेक्शन 1 का पार्ट है और दिस वन, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एनेबल एनी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, एप्लीकेशन टू बी मेड टू रिकवर और इन्फोर्स एनी सच चार्ज अगेंस्ट or set aside any transaction affecting any property. In case of fraud, has been purchased for the valuable consideration by a person who was not a party to the fraud and did not at the time of purchase know or have reason to believe that any fraud had been committed. एनी फ्रॉड हैड बीन कमिटेड। अभी देखो इसमें एक तीसरी पार्टी आ रही है, एक तीसरा पर्सन आ गया है। अब मैं समझाता हूँ तीसरा पर्सन कौन सा है। और यहाँ देखिए ध्यान से, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ए ने प्रॉपर्टी सेल आउट की बी को, ठीक है ना, और फ्रॉड किया। ए ने प्रॉपर्टी सेल आउट किया बी को और फ्रॉड किया, और बी ने सेल आउट किया सी को, बी ने सेल आउट किया सी को। और सी ने वैल्यूएबल कंसिडरेशन भी दिया, पैसे भी पेमेंट किया। बी सी बोनाफाइड भी है, मतलब इसको इस फ्रॉड की कोई जानकारी भी नहीं है, कोई मालूमात, कोई कुछ पता भी नहीं है इसके बारे में, कोई जानकारी भी नहीं है इस फ्रॉड के बारे में। ठीक है, अब हम स्टोरी सुनते हैं। यहाँ पे सी का एंट्री हो रहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इनेबल एनी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, दैट वाज एप्लीकेशन टू बी मेड टू रिकवर or enforce any charge against or set aside any transaction affecting any property which in case of fraud has been purchased for the valuable consideration by a person who was not a party to the fraud and did not at the time of purchase know or have reason to believe that any fraud had been committed. That was. अब देखो सबसेक्शन 1 जो शुरुआत में जो एक्सटेंशन दे रहा था ना, वो एक्सटेंशन यहाँ पे छीन रहा है, वो एक्सटेंशन यहाँ पे ले रहा है, वापस ले रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक बोनाफाइड परचेजर ने इसको परचेज कर लिया है, एक बोनाफाइड परचेजर अगर इसको परचेज कर लिया है, उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन भी दी है, पेमेंट भी किया है, और उसको जो फ्रॉड हुई है उसकी जानकारी भी नहीं है, तो फ्रॉड की वजह से क्या होता था, लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता था। सही है ना, यहाँ पे नहीं होगा, मतलब नहीं होगा तो बेनिफिट किसको मिलेगा, सी को बेनिफिट मिल जाएगा इस बात का, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर वो लिमिटेशन बाद हो जाएगा। तो बोनाफाइड परचेजर को ना यहाँ पे हमेशा बेनिफिट मिलेगा अगर वो सेल आउट हो गई है। तो फ्रॉड हुई थी, पर्सन प्रॉपर्टी किसी तीसरे के हाथ में चली गई है, उस तीसरे ने वैल्यूएबल कंसिडरेशन भी पे कर दिया है, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में सबसेक्शन 1 का जो प्रोविजन है उससे ये सेल इफेक्टेड नहीं होगी। वही बात यहाँ भी कही गई है, सेम टू सेम। इन केस ऑफ मिस्टेक के लिए भी फिर वही बात कहा गया है, और यहाँ पे कंसील्ड डॉक्यूमेंट जैसे वहाँ पीछे में आया था वैसे ही इसके में भी आ रहा है। ठीक है,
दैट मच। तो ये पूरा का पूरा सबसेक्शन 1 ही था, है ना, पूरा का पूरा सबसेक्शन 1 मैटर था दिस वन। आप इसको रीड करके देखना प्रॉपरली, सेम टू सेम प्रोविजन। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखिएगा, वेरी जजमेंट डेटर, थर्ड पॉइंट में आप एक सिचुएशन आई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉल्ड जजमेंट डेटर? एक्चुअली ये सबसेक्शन 2 है। तो जजमेंट डेटर वो होते हैं जिनके अगेंस्ट कोर्ट की डिक्री आती है, उसको हम कहते हैं जजमेंट डेटर। और जिनके फेवर में आती है उनको क्या कहते हैं? उनको डिक्री होल्डर कहते हैं। लेकिन यहाँ उसको जजमेंट क्रेडिटर कह दिया है, जजमेंट क्रेडिटर कह दिया है, कहते हैं समटाइम्स इट कैन बी सेड, नो प्रॉब्लम। अब जरा देखिएगा यहाँ क्या कहते हैं, वेयर जजमेंट डेटर हैज बाय फ्रॉड और फोर्स प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब ए है, बी है, इस हाउस को लेकर डिस्प्यूट थी, कोर्ट ने ये हाउस जो है बी के लिए डिक्री दे दी। तो इस सूट में क्या हो गया? ए जजमेंट डेटर हो गया और बी क्या हो गया? जजमेंट क्रेडिटेड हो गया। ठीक है, मतलब बी इज द डिक्री होल्डर। अब ये डिक्री को एक्सिक्यूट करवाने जाएगा बी कि भाई मुझे घर मिला है, अब मेरे को ना ये चाहिए, ए तुम खाली करो, हम डिक्री के एग्जीक्यूशन करवाते हैं। ए बोलता है क्यों परेशान हो रहे हो, डिक्री एग्जीक्यूट करवाओगे, थोड़ा टाइम दे दो, मैं खुद ही छोड़ दूंगा, केस तो जीत ही गए हो, घर तो तुम्हारा ही है, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, 3 मंथ्स का टाइम दे दो, मैं खुद ही छोड़ दूंगा। बी बोलता है ठीक है, अच्छा ऐसी बात है, चलो दे दिया टाइम, छोड़ देना, ठीक है। लेकिन इसका इरादा बड़ा मैला फाइट था, वो नहीं छोड़ने वाला था। 3 महीने बाद आता है कि भाई घर खाली तुमने नहीं किया, फिर कुछ ना कुछ बहाना बना देता है, दैट वाज, फिर कुछ ना कुछ बहाना बना दिया, ये थोड़ा सा और टाइम दे दो, 2 महीने का और टाइम दे दो। तो अब एक बात बताओ, ये इतना टाइम लिए जा रहा है, क्या इसका डिक्री एग्जीक्यूशंस का लिमिटेशन ख़त्म नहीं होगा? होगा, मतलब ये अच्छे के चक्कर में इसकी लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो रही है। लेकिन यहाँ कहा है कि नहीं साहब, जितने दिन वो फ्रॉड्स में इस तरह से टालता गया है, वो पीरियड क्या होगा? लिमिटेशन से सस्पेंड रहेगी। When a judgment debtor has by fraud or force prevented the execution of a decree or order within the period of limitation, the court may, on the application of judgment creditor, this one B, made after the expiry of the said period, extend the period, that was, extend the period for the execution of decree or order, वो extend कर देगी कोर्ट। तो on the application the court में, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी मैटर है, हो सकता है कोर्ट एक्सटेंड ना करे, कोर्ट बोले क्यों तुमने टाइम दिया, तुम मुझसे मिले हुए हो, व्हाटसोएवर। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो कोर्ट एक्सटेंड नहीं करेगी, लेकिन कोर्ट को लगता है ये जेन्युइन पर्सन है, खामखा उसके झांसे में आकर के उसको टाइम देता गया, तो कोर्ट वो पीरियड क्या कर देगी? वो एक्सटेंड कर देगी। लेकिन कितना एक्सटेंड कर देगी? 3 मंथ्स बोला, फिर 2 मंथ्स बोला, फिर 3 मंथ्स के बाद बोला, फिर 2 मंथ्स के बोला, मतलब वो टाइम पे टाइम मांग रहा है, ये टाइम पे टाइम दिए जा रहा है। तो क्या 4-5 साल तक ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, उसका भी एक लिमिट है, इट्स मैक्सिमम 1 ईयर, इट्स मैक्सिमम 1 ईयर, 1 साल मैक्सिमम, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा लिमिटेशन सस्पेंडेड नहीं रहेगी। दिस वन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो लिमिटेशन सस्पेंडेड रहेगी वहीं तक रहेगी, उसके बियॉन्ड सस्पेंडेड नहीं रहेगी। ठीक है, प्रिंसिपल अंडरलाइंग दिस सेक्शन दैट कोई भी फ्रॉड है, मिस्टेक्स हैं, तो जाहिर सी बात है जब उसकी जानकारी होगी तभी से लिमिटेशन शुरुआत हो सकती है। दैट वच। अच्छा, मैं कोई भी सेक्शन किस प्रिंसिपल पे आधारित है
मैं ये बार बार हर प्रोविजन में लिख रहा हूँ साथ में, आप नोटिस करेंगे, चाहे मैंने स्पेसिफिकली एक्ट कराया, चाहे एविडेंस एक्ट कराया, चाहे ये करा रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाता है। ये सब कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है? सेक्शन 16 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में सूट फाइल करने के लिए प्लेंटिफ होना चाहिए, डिफेंडेंट होना चाहिए, सब में प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल अंडर दिस दैट फ्रॉड, कंसीलमेंट, दैट वाज फ्रॉड होती है, कुछ छिपाया जाता है तो अदर साइड जो है वो डार्क में होती है, उसको पता नहीं चलता है। जब पता नहीं चलेगा तो सूट कैसे फाइल करेंगे? आपको 3-4 प्रिंसिपल्स दिए रहते हैं, आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना है। सो दैट इज़ वेरी क्रूशियल जॉब। सो यू मस्ट रिमेंबर द प्रिंसिपल ऑफ ईच एंड एवरी प्रोविजन, ईच एंड एवरी प्रोविजन। मैंने फ्रॉड का भी मतलब आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, और फ्रॉड होना चाहिए, फॉर्जरी नहीं। फॉर्जरी इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। फॉर्जरी मतलब क्या होता है? जैसे सिग्नेचर को कॉपी कर लिया किसी का, दैट्स द फॉर्जरी। और फॉर्जरी की कहते हैं फॉर्जरी इज ऑलवेज द नलिटी, बिकॉज फॉर्जरी के बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो सारे ट्रांजेक्शन्स नल एंड वॉइड होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बता दूँ, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची, सही है, ए ने प्रॉपर्टी बी को बेची, लेकिन वो प्रॉपर्टी सी के नाम की थी। ए ने क्या किया था? सी का जाली दस्तखत किया, अपने आप को ए सी रिप्रेजेंट किया और नेचुरली प्रॉपर्टी बी को बेच दी। सी को पता ही नहीं है सारी बातें। बी ने डी को बेच दिया, डी ने ई को बेच दिया। अब अचानक एक दिन होश आया सी को कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ गई, कौन है मेरी प्रॉपर्टी का मालिक है आजकल? तो देखा रही तो ई के पास है। तो अगर ई सी कोर्ट में सूट फाइल करता है तो क्या कोर्ट सी को वो प्रॉपर्टी देगी? क्योंकि कितने सेल्स हो गए हैं, उस प्रॉपर्टी कितनी सेल हो गई है। तो यहाँ सिंपली कहते हैं द फॉर्जरी इज नलिटी, मतलब फॉर्जरी जहाँ होती है उसका जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी ट्रांजेक्शन जो वो नल एंड वॉइड हो जाती है, जो मेन ऑनर है उसको मिल जाता है वो। बट हियर इट्स नॉट द फॉर्जरी, हियर इट्स द फ्रॉड, सही है, इट इज़ द फ्रॉड। फ्रॉड एंड फॉर्जरी में अंतर होता है, राइट? अगर हम यहाँ की बात करें तो फ्रॉड में बी द सिविल मैटर, फॉर्जरी में बी द क्रिमिनल मैटर, दैट्स व्हाट। What must be provided by the plaintiff? उसको साबित करना पड़ेगा कि मेरे से कॉज ऑफ एक्शन छिपा लिया गया था, that the fraud is defendant, fraud is of the defendant or of the person through whom he claims, and the plaintiff in time fraud को discover भी कर लिया। दिस वन। और एक छोटा सा केस है, कृष्ण कुमार खेमका का केस है, जिसमें 2 वैल्यूअर्स के अलग अलग ओपिनियन है। सो कोर्ट ने कहा था कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, दैट वाज, इट्स नॉट द मिस्टेक। अलग अलग ओपिनियन होना, it was held that different valuers may give different opinions with regard to the value of any commodity, and such difference in the opinion of the valuers can no means be said to that was fraud on the ground that this one. So it was called section 17। सही है, आज यही रखेंगे। 18 आज नहीं कर रहे हैं, आज हम इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है।
हेलो हेलो। आप कुछ पीछे से वहाँ बोलना, आवाज़ शायद आएगी मेरे पास, कोई डाउट हो तो। आप वहाँ से कुछ बोलना, कुछ मेरे पास आवाज़ आएगी। क्योंकि यहाँ से हम डाउट क्लियर करने का भी काम कर सकते हैं। इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा डिले आती है, यहाँ से उस चीज़ को ठीक कर देंगे। हेलो। हेलो।